नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार एओ एग्ज़ाम होता क्या है, एयरपोर्ट ऑपरेशंस का एग्ज़ाम होता क्या है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम के बारे में सुन रहे होंगे। एयरपोर्ट ऑपरेशंस का एग्ज़ाम क्या होता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन दे सकता है इस एग्ज़ाम को। इसके साथ साथ इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या, यहाँ पर सैलरी पैकेज है, पिछले साल के जो पेपर हुए हैं उसका कट ऑफ, सिलेबस, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज से करीब करीब 2 वीक पहले मैंने एक और एग्ज़ाम का एक वीडियो अपलोड किया था, आपका एटीसी एग्ज़ाम का। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके एटीसी एग्ज़ाम के बारे में पूरा डिटेल में समझ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं आखिरकार ये एग्ज़ाम क्या है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, एक एटीसी का और एक एयरपोर्ट ऑपरेशंस का, यानी कि एओ का। एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ये दोनों एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। कभी 1 साल में होता है, कभी 2 साल में होता है, लेकिन पिछले बार के 4 साल के रिक्रूटमेंट देखें तो 2 साल में एक बार हो रहा है ये एग्ज़ाम। इसमें आपका कौन कौन एलिजिबल होता है, इसमें आपका बीएससी अगर आपने किया हुआ है, इसके साथ एमबीए है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर आपने बीई बीटेक किया हुआ है, किसी भी स्ट्रीम में किया है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं अभी से आपको बता देता हूँ, अगर आप फ्यूचर में इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस इस एग्ज़ाम के लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना। तो अगर आप फ्यूचर में इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं सिंसियरली, मतलब आपको लगता है कि हाँ मुझे इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी चाहिए, तो मैं आपसे अभी से ये बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा आपको कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस अभी से बनवा के चलिए। लास्ट टाइम पे क्या होता है, हर बार क्या होता है, बहुत से बच्चे मिस कर जाते हैं इस एग्ज़ाम को। क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं बना होता है, पता ही नहीं होता है ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए कि नहीं चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है और ये मांगा जाता है जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, रिटन टेस्ट हो जाता है, रिटन टेस्ट के बाद उसका रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, तब वहाँ पर आपको ये डीएल मांगा जाता है। तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है। तो अगर आप फ्यूचर में इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं या इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो आप अभी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं, हम लोग समझेंगे इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। एयरपोर्ट ऑपरेशंस का एग्ज़ाम, इसमें हम समझेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन हैंड सैलरी, एग्जामिनेशन पैटर्न, कट ऑफ, सिलेबस, और लास्ट में डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। देखिए सबसे पहले बात करते हैं एज का क्या क्राइटेरिया है। तो मैक्सिमम एज जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए आपका एज 27 ईयर्स। एयरपोर्ट ऑपरेशंस का जो आपका एग्ज़ाम है इसके लिए मैक्सिमम एज होना चाहिए 27 ईयर्स। बाकी जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिलता है आपको एज में, एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सनस को, तो वो यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिलता है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर मांगा जाता है ग्रेजुएट इन साइंस, यानी कि आपने बीएससी किया हो प्लस एमबीए किया हो तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, या फिर आपने बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग यानी कि BE/बीटेक, ये अगर आपने किया हुआ है, किसी भी स्ट्रीम में किया है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ये बोला जाता है कि मिनिमम आपको 60% मार्क्स चाहिए। 59.99% मार्क्स भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, मिनिमम 60% मार्क्स आपका होना ही चाहिए। और मैंने आपको जैसा कि स्टार्टिंग में बताया, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI 2 एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, ATC और AO। तो ये जो है ये आपका एग्ज़ाम है, ये आपका डिपार्टमेंट है, और जो पोस्ट होती है वो होती है जूनियर एग्जीक्यूटिव की, जेई एयरपोर्ट ऑपरेशंस, ठीक है। और कभी कभी बच्चे पूछते हैं, जैसे हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, हम दोनों एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं होगा एक ही दिन एग्ज़ाम होगा? तो ऐसा कभी नहीं होता है, हमेशा अलग अलग दिन ये एग्ज़ाम होता है। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है डिफरेंट डेज में एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप दोनों पोस्ट के लिए या दोनों एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है तो आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों का एग्ज़ाम अलग अलग दिन होता है। अब यहाँ पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो ये आता है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब 2020 में नोटिफिकेशन आया था तो उन्होंने बोला था कि जो हमारा क्रूशियल डेट है वो है हमारा 30 नवंबर 2020, यानी कि इस डेट तक आप फाइनल सेमेस्टर में अपीयर हो गए हों या आपका जो एग्ज़ाम है वो पास हो गए हों, फाइनल सेमेस्टर में अपीयर हो गए हों। अब आप सोचिए, नवंबर में कोई भी स्टूडेंट जो भी इंजीनियरिंग कर रहा है या जिस भी ईयर में बीएससी कर रहा है, जो कुछ भी है, तो उसका 7th सेमेस्टर इस टाइम पर होता है नवंबर में। फाइनल सेमेस्टर यानी कि 8th सेमेस्टर BE बीटेक की बात करें तो 8th सेमेस्टर आपका नवंबर में नहीं होता है, वो आपका अप्रैल और मई में होता है। तो यानी कि यहाँ पर
जो 30 नवंबर डेट रखी गई थी, यानी कि मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर थे 7 सेमेस्टर में, और उस टाइम पर उनको यही कन्फ्यूज़न था कि हम तो फाइनल ईयर में हैं तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, फाइनल ईयर नहीं, फाइनल सेमेस्टर। तो उस टाइम पर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं थे। अब मान लीजिए फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आता है, कब आता है, हो सकता है क्रूशियल डेट उस टाइम पर अप्रैल या मई दे दी जाए, तब तक अगर आप अपीयर हो गए हो तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन लास्ट टाइम पर एलिजिबल नहीं थे। इसके बाद यहाँ पर एक और ये आता है, डिप्लोमा और बीटेक एलिजिबल है क्या। तो हम पिछले साल के रिक्रूटमेंट की बात करें तो उस टाइम पर एलिजिबल नहीं था, डिप्लोमा और बीटेक एलिजिबल नहीं था, क्योंकि क्या होता है इनका क्राइटेरिया क्या होता है, बोलते हैं हमें फिजिक्स और मैथ्स चाहिए होता है। तो डिप्लोमा और बीटेक उस टाइम पर आपका एलिजिबल नहीं था लास्ट टाइम पर। इस टाइम पर आगे जो नोटिफिकेशन आता है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा, वो हम आपको फ्यूचर में बता देंगे। इसके बाद आता है, कैन अ स्टूडेंट अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट इफ़ ही ऑब्लिक शी इज़ एलिजिबल। क्या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर एटीसी के लिए एलिजिबल है तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकता है, और एओ के लिए एलिजिबल है तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकता है। अब ये बहुत से बच्चे क्वेरी करते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है कि नहीं है। तो ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है ड्राइविंग लाइसेंस, और ये आपको सबमिट करना पड़ता है परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। लर्निंग लाइसेंस भी आपका वैलिड नहीं होता है। बस आप अपना लाइसेंस, अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए, और हो सकता है उस टाइम पर जब भी नोटिफिकेशन आए तब तक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर। सैलरी की हम बात कर लेते हैं। जो लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया था उसमें उन्होंने बोला था सीटीसी आपका जो है 12 लाख पर एनम, यानी साल भर का जो आपका पैकेज था वो 12 लाख था। अब हम देखते हैं कि कैसे किस तरह से ये सैलरी डिफाइन होता है, क्या हमें इन हैंड सैलरी मिलता है। तो बेसिक पे जो उस टाइम पर आया था, पिछले साल के रिक्रूटमेंट की बात करें, वो 40,000 था। 40,000 आपका बेसिक पे था। इसके अलावा डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता अब बढ़ चुका है, आज की डेट में 31% हो गया है, तो इसका 31% हुआ 12,400। इसके अलावा एचआरए भी अब रिवाइज हो चुका है, नया आ गया है। मान लीजिए अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में पोस्टिंग होती है तो 27% आपको एचआरए मिलेगा, 10,800 रुपये। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पर्क्स एट 35% ऑफ बेसिक पे, यानी कि 40,000 का 35% ये आपको अलग से पर्क्स मिलते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा मिसलेनियस खर्चे ये हैं करीब करीब 14,000 होता है। तो अगर हम इसको टोटल ऐड करें तो ये आपका टोटल बनता है 77,200। और मान लीजिए इसमें से कुछ पीएफ या टैक्स वगैरह कुछ कट जाता है, मान लीजिए हम मोटा मोटा अमाउंट ले लेते हैं, 7,000 के आसपास कट जाता है, तो आपका जो इन हैंड सैलरी बनेगा वो अराउंड 70,000 के आसपास बनेगा। अब ये कोई एक्यूरेट फिगर नहीं है, किसी का कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है, 68 बने, हो सकता है 69 बने, हो सकता है 67 बने, लेकिन इसी के आसपास रहेगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। ये है आपका सैलरी स्ट्रक्चर, इन हैंड सैलरी जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए। अब आगे बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है इस एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए टोटल यहाँ पर आपके कितने सब्जेक्ट हैं? 8 सब्जेक्ट हैं। 11-12 का मैथ्स पूछा जाता है आपका 24 नंबर का। 11-12 का फिजिक्स पूछा जाता है आपका 24 नंबर का। बिजनेस मैनेजमेंट पूछा जाता है 12 नंबर का। एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 12 नंबर के। क्वांट्स आता है आपका 12 नंबर का। रीजनिंग आता है आपका 12 नंबर का। इंग्लिश आता है आपका 12 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस 12 नंबर का। टोटल होते हैं 120, जिसमें कि अगर हम बात करें एविएशन इंडस्ट्री, ये ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आप पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हैं, 12 में से 12। और ऐसे ही बिजनेस मैनेजमेंट भी है। बिजनेस मैनेजमेंट में भी आप एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तक आप आराम से स्कोर कर सकते हैं, 10 नंबर, 12 में से 10 नंबर। अब 11-12 फिजिक्स, 11-12 मैथमेटिक्स, अभी आगे हम सिलेबस डिस्कस करेंगे तो हम आपको बता देंगे। ये मान के चलिए आप पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी का 11-12 का मैथ्स आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए 11-12 का मैथ्स और 11-12 का फिजिक्स एनसीईआरटी का। बिजनेस मैनेजमेंट के लिए आप हमारे लेक्चर्स देख सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के। एविएशन इंडस्ट्री का हमारा यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, बहुत ही ईजी पार्ट है ये। इसके अलावा आपको नॉन टेक्निकल की बात करें तो इसमें ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। क्वांट्स आता है आपका, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, जनरल अवेयरनेस। इसके लिए आप चाहें तो आप एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर या एसएससी की कोई भी बुक्स फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ तो मुझे लगता है ये मोस्टली स्टूडेंट्स को, सबको ये नॉन टेक्निकल पार्ट आता ही है, और क्योंकि ये लास्ट टाइम पर इसकी प्रिपरेशन करते हैं, ये पहले पढ़ते भी नहीं। अब अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो देखिए 2018 में जब नोटिफिकेशन आया था तब आपका कट ऑफ कितना गया था? रिटन एग्जाम की बात कर रहे हैं हम। रिटन एग्जाम आपका हुआ था 29 नवंबर 2018 को। इसका कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी का 94, और उस टाइम पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ये जो आपका रिजर्वेशन था, लागू नहीं हुआ था, तो इसलिए इसको छोड़ दीजिए आप। ओबीसी का गया था 90 नंबर।
SC का 85, ST का 82, 120 में से 94 नंबर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ किया था। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर फाइनल इनका जो रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट के बाद कट ऑफ बढ़ गया 4 नंबर का, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ हो गया 98, 120 में से 98 नंबर आपका जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था। OBC 93, SC 88, ST 84। इसके बाद इन्होंने सेकेंड लिस्ट निकाली। सेकेंड लिस्ट कब आती है, कभी कभी क्या होता है कई बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं या ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, कहीं और जगह उनका अच्छी जगह कहीं पर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो वो छोड़ देते हैं, या कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं, तो उसके बाद वो जो वैकेंसीज बचती हैं उसके बाद फिर वो एक और कट ऑफ की लिस्ट देते हैं और उसके बाद कुछ रोल नंबर्स वगैरह बच्चों को दे देते हैं जिनका अपॉइंटमेंट होता है। तो फिर सेकेंड लिस्ट के बाद आपका कट ऑफ हो गया था 97 नंबर, OBC का 92, SC का 87 और ST का उतना ही रहा था 84। अब बात करते हैं 2020 की। 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पर आप देखिए एयरपोर्ट ऑपरेशंस का कट ऑफ गया था 120 में से 107.60। मतलब आप समझ सकते हैं कंपटीशन कितना ज़्यादा है, आप कट ऑफ देख सकते हैं कि इसके लिए, इस एग्ज़ाम के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। कभी कभी पेपर इजी आता है पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल पढ़े ही नहीं, लास्ट टाइम पे पढ़ें और सोचें कि हम क्रैक कर लेंगे, कोई नहीं, बहुत ईजी है एयरपोर्ट ऑपरेशन तो कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 4-5 महीने तो आपको इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। EWS का कट ऑफ गया था 104.317, OBC का गया था 103.223, SC का 97.752, ST का 95.563। और अभी इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह हो चुका है, लेकिन अभी इसके बाद रिजल्ट अभी नहीं आया। फाइनल रिजल्ट जब आ जाएगा तो वो हम आपको यहाँ पर कट ऑफ अपडेट करके हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा। सिलेबस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 11-12 का आपका मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक हैं, सेट्स है, रिलेशन एंड फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्री है, कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इनइक्वालिटीज, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन्स, कॉनिक सेक्शन, 3D ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा और 3D वेक्टर। 11-12 का आपका पूरा NCERT का ये सिलेबस है। आगे बात करते हैं 11-12 का फिजिक्स, ये भी आपका पूरा NCERT का सिलेबस है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, काइनेमेटिक्स है, लॉज ऑफ मोशन है, वर्क पावर एनर्जी है, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, ग्रेविटेशन है, बल्क मैटर की प्रॉपर्टीज़ हैं, थर्मोडाइनमिक्स है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, अर्थ मैग्नेटिज्म, EMI एंड AC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स और सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। इसके बाद आता है आपका बिजनेस मैनेजमेंट, ये आपका 12 नंबर का आता है, ये भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और एविएशन इंडस्ट्री वाला ये आपका 12 नंबर का आता है, ये भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बिजनेस मैनेजमेंट में आपका इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट और एमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स इन मैनेजमेंट, ये इसका सिलेबस है। एविएशन इंडस्ट्री में क्या आता है, जो भी आपके एविएशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाएंगे, एयरलाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाएंगे, वर्ल्ड में कौन कौन सी एयरलाइंस हैं, इंडिया में कौन कौन सी एयरलाइंस हैं, इंडिया में कौन कौन से डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा आपको एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन सी कंपनीज एयरक्राफ्ट बनाती हैं। इसके अलावा कुछ इसके टेक्निकल टर्म्स हैं जो भी आपके यूज़ किए जाते हैं, मेटार है, स्पेसी है, फॉग है, मिस्ट है, इनके बारे में पता होना चाहिए। एविएशन के ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। और नॉलेज ऑफ एयरपोर्ट्स, ये है आपका एविएशन इंडस्ट्री का सिलेबस। अब बात करते हैं नॉन टेक्निकल की। नॉन टेक्निकल में जनरल अवेयरनेस, ऑलमोस्ट सबको पता है जनरल अवेयरनेस में क्या होता है आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा इसमें कभी कभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। रीजनिंग एप्टीट्यूड में ऑर्डर एंड रैंकिंग है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, एनालॉगी है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, फिगर एनालॉगी, स्पेस ओरिएंटेशन, क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक ऑब्लिक, नंबर क्लासिफिकेशन, फिगर क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम्स, ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर्स, कंप्लीशन ऑफ सीरीज, कैलेंडर एंड क्लॉक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉज, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, वाटर इमेज और मिरर इमेज, ये आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है। इंग्लिश में क्या आता है, स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग या डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स। क्या होता है, कभी कभी स्पेलिंग गलत दे दी जाती है, आपको बस पहचानना होता है कि करेक्ट इसकी स्पेलिंग क्या है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसके अलावा शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, शफलिंग ऑफ सेंटेंसेज इन अ पैसेज, क्लोज पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज।
क्लोज टेस्ट जिसे बोलते हैं वही आपका क्लोज पैसेज है। क्वांट्स में न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंडिसेस, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर, नंबर सिस्टम वगैरह, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पूरा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक से आप जाके वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, PDF वहाँ पर अवेलेबल है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कस कर ली इस एग्ज़ाम के बारे में, जैसे कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट जॉब है, ATC का एग्ज़ाम कराता है, एयरपोर्ट ऑपरेशंस का एग्ज़ाम कराता है, ये 2 आपके एग्ज़ाम कराता है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। काफ़ी सारी चीज़ हमने पता कर ली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता हो गया, कट ऑफ पता हो गया, सिलेबस पता हो गया। अब हम बात करते हैं आखिर क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। अगर हम मान के चलते हैं हमारे पास 4-5 महीने हैं तो हमें कैसे किस तरह से पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको NCERT का आपको 11th-12th का मैथ्स और 11th-12th का आपको फिज़िक्स, ये बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पूरा NCERT आप बुक लगा लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाएंगे। 48 क्वेश्चन आते हैं टोटल, 11 आपके 24 मैथ्स के आते हैं और 24 आपके फिजिक्स के आते हैं। NCERT आपको सबसे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा इसी सेक्शन में, NCERT पर। बिजनेस मैनेजमेंट के लेक्चर्स हमारे अवेलेबल हैं, वो भी बहुत इजी पार्ट है। और नहीं आपको समझ में आता है कैसे पढ़ें, तो जो मैंने आपको सिलेबस बताया वो टॉपिक जाइए गूगल पे सर्च करिए, वहाँ पर आपको उससे रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। एविएशन इंडस्ट्री के वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल हैं, वो भी बहुत इजी पार्ट है। और नॉन टेक्निकल के लिए मैंने आपको बताया, नॉन टेक्निकल के लिए आपको क्या करना होगा, नॉन टेक्निकल के लिए आपको SSC की बुक्स या SSC के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको फॉलो करने होंगे। बस सबसे ज़्यादा आपको जो फोकस करना है वो फोकस करना है 11th-12th मैथ्स और फिजिक्स पर। तो ये मान के चलिए आप एक टारगेट सेट करिए, अपना एक टाइम टेबल बनाइए कि मुझे 4 महीने 5 महीने में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। नोटिफिकेशन कब आता है कब नहीं आता है उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन आप ये मान के चलिए एटलीस्ट हम 4-5 महीने में अपना एक टारगेट सेट करें कि हमें 4 महीने में या 5 महीने में अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। तो उसमें से आप 45 डेज़ या 50 डेज़ आपने अपना 11th-12th फिजिक्स और मैथ्स के लिए दे सकते हैं। एक टाइम टेबल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए, वो कंप्लीट हो जाए, फिर 15-20 दिन में आप अपना नॉन टेक्निकल खत्म कर लीजिए। बहुत ईजी है नॉन टेक्निकल पार्ट। एविएशन इंडस्ट्री, बिजनेस मैनेजमेंट, ये भी बहुत ईजी है, 2 से 3 दिन में कंप्लीट किया जा सकता है। तो आप ये मान के चलिए आप एटलीस्ट इसको 20 डेज़ दे दीजिए। बिजनेस मैनेजमेंट और एविएशन इंडस्ट्री आप इसको 10 दिन दे दीजिए, तो 1 महीना आपका इसका हो गया। और अगर आप इसमें आराम से 60 डेज़ दे दें तो टोटल आपके 90 डेज़ हुए, यानी कि 90 डेज़ में आपकी पढ़ाई पूरी ख़त्म हो सकती है बहुत अच्छे से। इसके बाद जो टाइम मिलता है वो पूरा का पूरा होता है रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए। ऑनलाइन मॉक टेस्ट करिए, जहाँ से भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं बस प्रैक्टिस करिए। मेन चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस और स्पीड, कितनी जल्दी आप सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एग्ज़ाम किस किस के लिए एलिजिबल है, मतलब किस किस के लिए ये एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन एग्ज़ाम में बैठ सकता है, कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है। और BSc + MBA आपने किया है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी जॉब है। इसके अलावा आपने BE BTech किया है किसी भी स्ट्रीम में तो भी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा रहता है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और बहुत अच्छी जॉब है, एक रेपुटेड जॉब है। आई होप आपके सारी क्वेरीज़ मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दी हैं। अगर इसके अलावा भी कुछ और क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।